राधा राधा सभी को। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? आई होप कि सबकी तैयारी जो है अच्छे से चल रही होगी। थोड़ा सा मतलब कि जो जो लोग थोड़े से डिस्टर्ब हैं, इस समय जो है पढ़ाई नहीं कर पा रहे, है ना, जिनको समझ में नहीं आ रहा कि भाई कहाँ से पढ़े, तो उनके लिए ये बेस्ट सीरीज़ है। क्योंकि इसमें मैं जो आपको बेसिक भी बताता हूँ, थोड़ा सा टफ भी बताता हूँ, थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी बताता हूँ, जिससे कि आपको हेल्प हो सके, है ना। कि इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जो भी बेसिक कंप्यूटर निर्देशक और सीनियर कंप्यूटर निर्देशक की तैयारी कर रहे हैं। ये जो लेक्चर है ये पेपर 2 यानी कि कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है, जिसमें हम कंप्यूटर से पूछे गए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो हमारा थीम है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ठीक है। मे एवरीवन बी हैप्पी एंड मे एवरीवन बी फ्री फ्रॉम इलनेस। बस यही मेरा क्या बोलते हैं अनुरोध है कि भाई ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, ठीक है, आराम से करेंगे, सब हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बेसिक कंप्यूटर का ही क्वेश्चन है। पूछता है द टेस्ट लेवल आर परफॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स। जो टेस्ट लेवल होते हैं वो किस ऑर्डर में परफॉर्म होते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं टेस्ट लेवल होते क्या। पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब भी एक सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है, जो सबसे लास्ट लेवल होता है ना, जब आपका जो है प्रोग्राम जो है पहले प्लानिंग होती है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है, फिर ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, फिर जो है कोडिंग की जाती है, फिर उसके बाद जो है उसको जो है यूज़र्स के लिए टेस्ट किया जाता है। जब भी रियल मार्केट में या फिर रियल क्या बोलते हैं ऑडियंस के सामने लाने से पहले जो है उसको टेस्ट किया जाता है। और ये टेस्ट जो है वो डिफरेंट तरीके के होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले आती है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में आप नाम समझ जाएंगे कि इंडिविजुअली टेस्ट होता है ये, ठीक है। द फोकस इज ऑन वेदर ईच यूनिट परफॉर्म अकॉर्डिंग टू इट स्पेसिफिकेशन। मान लेते हैं एक सॉफ्टवेयर जो है वो उसके कुछ 5 कंपोनेंट हैं। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। 5 कंपोनेंट, 1 2 3 4 5 चीज़ों से मिलकर बना है। तो हर एक चीज़ की स्पेशल अलग अलग तरीके से जांच की जाएगी, टेस्टिंग की जाएगी। उसको हम बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग, नाम समझ में आ रहा है कि वो जो 5 यूनिट का जब टेस्टिंग हो गई तब उसको इकट्ठा जोड़ के फिर टेस्ट किया जाएगा कि भाई ये साथ में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग इंटरकनेक्टेड यूनिट्स, ठीक है। द फोकस इज ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द यूनिट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। याद रखना, इसको डेवलपर करते हैं, इसको डेवलपर एंड टेस्टर करते हैं। फिर आती है सिस्टम टेस्टिंग। अब जो ये यूनिट मिलके एक प्रोग्राम बन गया, अब पूरे सिस्टम उसको टेस्ट किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं माइन्यूट लेवल से जैसे जैसे माइक्रो लेवल से धीरे धीरे हम मैक्रो लेवल पे जा रहे हैं, इस तरह से। तो सिस्टम टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग द सॉफ्टवेयर एज अ होल, ठीक है। फोकस इज टू चेक इफ द आउटपुट वॉज एबल टू मीट द गोल्स। क्या जो आउटपुट है वो हमारे गोल को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर सबसे लास्ट आती है आपकी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये एक्सेप्टेबिलिटी को चेक करने के लिए आती है। इसमें जो है रियल टाइम जो कस्टमर्स होते हैं वो चेक करते हैं, जो एंड यूजर्स होते हैं वो चेक करते हैं। हम और आप चेक करते हैं कि भैया हमारे लिए जो सॉफ्टवेयर बना है वो एक्चुअल में कितना हम लोग को जो हम चाहते हैं वो चीज़ दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, और ये सबसे लास्ट टेस्टिंग होती है। वही पूछा था, ये सीक्वेंस पूछा था। तो सीक्वेंस आपका क्या है? पहले यूनिट आएगा, बिल्कुल सही है, फिर इंटीग्रेशन आएगा, फिर सिस्टम आएगा, एक्सेप्टेंस आएगा। मतलब पहला वाला ही आपका सही हो जाएगा। तो ये पूछा था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे आते हैं, विच टेस्टिंग फोकस ऑन हेविली टेस्टिंग ऑफ वन पर्टिकुलर मॉड्यूल। मतलब किस टेस्टिंग में एक मॉड्यूल के ऊपर बहुत भयंकर तरीके से टेस्टिंग की जाती है। क्या वो गोरिल्ला टेस्टिंग है, फर्स्ट टेस्टिंग है, इंटर सिस्टम टेस्टिंग है, या फिर ब्रेथ टेस्टिंग है। तो देखो, जो ब्रेथ टेस्टिंग है ये एक्चुअली में कोई टेस्टिंग वगैरह नहीं है, ठीक है। ये एक टेस्ट सूट है जो बस ये कंफर्म करता है कि जो प्रोडक्ट है
वो कंप्लीट फंक्शनैलिटी दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये इवैल्यूएट नहीं करता। तो ये एक तरह की टेस्टिंग नहीं है, बस हम बोलते हैं टेस्टिंग है। इंटर सिस्टम टेस्टिंग मैंने बता दिया, सिस्टम के अंदर की जो टेस्टिंग होती है वो होती है। फर्स्ट टेस्टिंग क्या होती है? फर्स्ट टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, अनएक्सपेक्टेड इनपुट्स लेते हैं और वो सिस्टम को देते हैं, फिर उनके हिसाब से चेक करते हैं कि भाई जो है सिस्टम में क्या गड़बड़ी है, कौन सी चीज़ मिसिंग है, कहाँ पर फ्लॉस है, कौन सी वल्नरेबिलिटी है। तो मतलब कि फर्स्ट टेस्टिंग इज अ टेस्टिंग इन विच वी इंट्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड inputs into the system in order to detect flaws and vulnerabilities. अगर बात करूं गोरिल्ला टेस्टिंग की, जो इसका आंसर हो जाएगा, इसको हम गोरिल्ला टेस्टिंग को ही हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेटिंग टेस्टिंग। ये चीज़ आपने क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ऐसी टेस्टिंग है जिसमें एक ही तरह से हम हर बार टेस्ट करते हैं। मान लो मुझे 100 बार टेस्ट करना है तो हम एक ही तरीके से करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, एक ही तरह से करेंगे, तो ये फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है और ये बहुत ही हैवी बर्डन डाल देती है मॉड्यूल के ऊपर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। द आंसर वुड बी गोरिल्ला टेस्टिंग, जहाँ पे हैवीली टेस्टिंग की जाती है एक पर्टिकुलर मॉड्यूल पे। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इंटर सिस्टम टेस्टिंग की, मैं उसकी भी बात कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं बचा चुका हूँ। अब इसमें क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग द इंटीग्रेशन बिटवीन पॉइंट्स एंड फंक्शनैलिटी बिटवीन वेरियस सिस्टम्स दैट शेयर्स अ कॉमन डेटा सोर्स। एक कॉमन डेटा सोर्स से जितने भी सिस्टम जुड़े हुए हैं, है ना, उनके बीच में इंटीग्रेशन, उनकी जो फंक्शनैलिटी है उसको इवैल्यूएट करना, उसको हम बोलते हैं इंटर सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, सिंपल है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ही डेटा सोर्स है, ये चीज़ आती है, कॉमन डेटा सोर्स है, उसमें जितने सिस्टम लगे हुए हैं उनका आपस में जो कैसा कम्युनिकेशन चल रहा है, कैसी फंक्शनैलिटी चल रही है, उसको इवैल्यूएट करना, वो इंटर सिस्टम टेस्टिंग कहलाता है। अब आते हैं द फर्स्ट स्टेप टू सिस्टम स्टडी प्रोजेक्ट इज टू। सिस्टम स्टडी प्रोजेक्ट का पहला स्टेप क्या होता है? डिफाइन सिस्टम परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन नीड्स, स्टाफ फॉर द स्टडी प्रोजेक्ट, या फिर अनाउंस द स्टडी प्रोजेक्ट। अच्छा, उससे पहले मुझे बताओ कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है या फिर सॉफ्टवेयर हम डेवलप करते हैं, उसके बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं? वही अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे। तो आपको सारे स्टेप्स पता होने चाहिए। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस, ये सीक्वेंस होता है। अगर मैं बताऊं तो इधर देखिए, रिक्वायरमेंट टेस्टिंग में हम चेक करते हैं इन्फॉर्मेशन गैदरिंग को, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं। मतलब कि मान लो कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है ब्लाइंड और डेफ लोगों के लिए, तो मैं उनके लिए जो है रिक्वायरमेंट गैदर करूंगा कि भाई क्या क्या ज़रूरत है, इन लोगों को किस तरह की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर सबसे अलग होगा। तो मैं पहले इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करूंगा, तो वो उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो पहला स्टेप है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। फिर डिज़ाइन में मतलब मैं ब्लूप्रिंट तैयार करूंगा या फिर क्या प्रोटोटाइप तैयार करूंगा कि भाई मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसा होना चाहिए। फिर इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है? कोडिंग करना। यहाँ पे आप कोडिंग करते हैं, फिर आप टेस्टिंग करते हैं। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है? आप रियल मार्केट में या फिर इन लोगों को जो है वो या फिर प्ले स्टोर पर जो है उसको डाल देते हैं। फिर लास्ट स्टेप आता है मेंटेनेंस। आप देखते हैं हर ऐप जो है वो कुछ टाइम बाद अपडेट करना पड़ता है, अपडेट मांगता है। क्यों? क्योंकि वो क्या एक्चुअली में मेंटेनेंस है। मान लो कि जैसे पहले के लोग जो है, जो पहले की जनरेशन थी उनकी सोच अलग थी, अभी जेनजी आ गए हैं। जेनजी के बाद हो सकता है कि कुछ और जो नए लोग हैं वो और इंटेलिजेंट हों, वो और मतलब वैसे हों। तो मतलब कि हर टाइम में जो है क्लाइंट्स चेंज होते रहते हैं, यूज़र चेंज होते रहते हैं, वैसे ही मेंटेनेंस भी करनी ज़रूरी है कि अभी ये रिक्वायरमेंट थी, अभी हम इसमें थोड़ा सा और इसको अगर इस तरह से करेंगे तो जो है और अच्छा सॉफ्टवेयर चलेगा। तो वो है मेंटेनेंस स्टेज, है ना। तो ये स्टेज होती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने में और किसी भी सॉफ्टवेयर को या फिर प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इसी स्टेज पे जो है
सब क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, कोई भी प्रोजेक्ट है, पहला स्टेप क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है। इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, तो डिस्क्राइब द इन्फॉर्मेशन नीड्स। इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए भैया, कि हम किसके बारे में काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट है किस लिए, उसके बारे में जानकारी ढूंढना, वो पहला स्टेप है। ठीक है, याद रहेगा। ओके, इस एक फोर्थ ऑप्शन, अनाउंस द स्टडी प्रोजेक्ट, ये भी हो सकता है। लेट मी चेक, इसको मैं चेक कर लूंगा एक बार। ठीक है, पर मेरे हिसाब से जो है क्वेश्चन जो है आंसर बी होगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज टू मिनिमाइज प्रोसेसर स्पीड मिसमैच। कौन सी मेमोरी जो है वो प्रोसेसर स्पीड मिसमैच को कम करने के लिए यूज होती है। क्या यूवी प्रोम, फ्लैश मेमोरी, डीवीडी या कैशे मेमोरी। तो अब यूवी प्रोम का पहले फुल फॉर्म बता दीजिए। इसका फुल फॉर्म है आपका अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अल्ट्रा वायलेट इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। अब नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, वॉलेटाइल ऐसी मेमोरी पावर बंद करने के बाद उनका डेटा जो है वो गायब नहीं होता। वॉलेटाइल वो मेमोरी होती है जिनका पावर बटन दबाते ही, मतलब कि आपने लैपटॉप बंद किया या सीपीयू बंद किया तो आपका जो डेटा है जो आपने सेव किया था वो भी उड़ गया, दैट इज वॉलेटाइल मेमोरी। तो यूवी प्रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल होती है। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी होती क्या है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। कैशे मेमोरी जो है वो बफर की तरह काम करती है आपके मेन मेमोरी और आपके प्रोसेसर के बीच में। अब क्या होता है, मान लो कि एक आपके सिस्टम को ज़रूरत, अभी आपने किसी डेटा पर काम किया, अब वापस आपके सिस्टम को जो है उसी डेटा की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप वापस क्या बोलते हैं उस फोल्डर के अंदर जाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर इसको ढूंढेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ऐसे करके आपको मिलेगा। तो इस चीज़ को कम करने के लिए कैशे मेमोरी बीच में काम करती है। कैशे मेमोरी क्या करती है, जो आपका फ्रीक्वेंटली आपने जिस पे काम किया होता है उसको कुछ टाइम के लिए अपने पास सेव रखती है। अगर आपको चाहिए तो तुरंत यहीं से यहीं ले लो, यहीं से यहीं ले लो, तो यहाँ तक अंदर तक जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए ये जो है स्पीड को मतलब एक तरह से मिनिमाइज करती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, इसलिए कैश मेमोरी जो है बहुत यूज़ होती है। अगर मैं मेमोरी की बात करूं तो मेमोरी आपकी दो तरह की होती है। देखो, पहले प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो है आपकी मेन मेमोरी होती है ना। प्राइमरी मेमोरी आपकी और जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है जो अलग से लगानी पड़ती है उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। जैसे इसमें हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी हो गया, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। प्राइमरी मेमोरी में आपके दो टाइप्स होती हैं, रैम और रोम। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स होते हैं, रैम और रोम। रैम को हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम को हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। रोम जो है आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है, रैम जो है आपकी वॉलेटाइल नेचर की होती है। ठीक है, रैम जो है दो तरह की होती है, एस रैम, डी रैम। एस का मतलब है स्टैटिक, डी का मतलब है डायनेमिक। पी रोम जो है वो चार तरह की होगी मेनली। प्रोम जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, डबल ईपी रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और एम रोम यानी कि मास्क रोम। अभी जो जनरली जो है अभी जितने भी लैपटॉप आते हैं जो भी यूज़ होती है वो एम रोम ही यूज़ होती है। ये चैप्टर, ये बेसिक हिरार्की है जो आपको पता होना चाहिए रिलेटेड टू मेमोरी। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल क्रिएट स्ट्रिंग इन जावा। स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू हेलो जावा, स्ट्रिंग S2 इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग हेलो जावा। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो मेथड है वो स्ट्रिंग क्रिएट करेगा जावा में। तो स्ट्रिंग एस
इक्वल्स टू हेलो जावा, बिल्कुल सही है। ये इस तरह से ये जो है आप स्ट्रिंग लिटरल के हेल्प की मदद से, स्ट्रिंग लिटरल की हेल्प की मदद से जो है स्ट्रिंग को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, डबल कोट्स की मदद से। ये जो है आपके स्ट्रिंग लिटरल है, ठीक है। डबल कोट्स का मतलब ही क्या है कि ये स्ट्रिंग है एक, ओके। और स्ट्रिंग s2 इक्वल्स टू न्यू, न्यू ये जो है ये स्मॉल में होगा, न्यू स्ट्रिंग हेलो जावा। तो ये न्यू जो है ये कीवर्ड है। बस फ़र्क क्या है, पहले और दोनों तरीके जो है आपके सही हैं, और दोनों तरीके में फ़र्क ये है कि जब आप न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, बार बार हर बार न्यू की मदद से एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यानी कि अगर सेम स्ट्रिंग एग्जिट करती भी है तब भी आप नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जबकि लिटरल में ऐसा नहीं होता है। लिटरल में अगर एक बार स्ट्रिंग क्रिएट होगी, अगर वो सेम स्ट्रिंग आप दोबारा यूज़ कर रहे हैं तो वो उसको रीयूज़ कर लेगा, लेकिन न्यू में क्या करेगा, नया ऑब्जेक्ट वापस क्रिएट करेगा। मतलब कि एक तरह से मेमोरी वेस्ट करता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो दोनों हो जाएंगे क्योंकि दोनों तरीके हैं, बट ये चीज़ आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ये न्यू कीवर्ड है, ठीक है, और बस इतना ही चीज़ पता। अच्छा, अगर जो मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ, एकदम से मैं सोच रहा हूँ, तो इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पहला स्टेप है, पर यहाँ पे हमने अनाउंस करने की बात की गई है। अनाउंस का मतलब क्या है कि पहले आप बताओगे, तो आप बोलोगे तो भाई हमें जो है इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो सबसे पहला जो है स्टेप आपका यही होगा, ठीक है। ऑफिशियल तरीके से सबसे पहला स्टेप ये होगा कि सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या है, अनाउंसमेंट भी तो करोगे कि भाई ये इस प्रोजेक्ट पे हमें काम करना है, हमें जो है ब्लाइंड लोगों के लिए ऐप बनाना है। ये अनाउंसमेंट सबसे पहला स्टेप हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इन्फॉर्मेशन गैदर करना चलोगे, ठीक है। तो इसको आप मार्क कर लेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन बात करता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइन प्रिंटर एंड पेज प्रिंटर रिस्पेक्टिवली। तो कौन कौन से जो है आपको ऑप्शन दे रखे हैं, वो पहला लाइन प्रिंटर है, दूसरा पेज प्रिंटर है। लेज़र, डॉट मैट्रिक्स, ड्रम बैंड, ड्रम लेज़र, लेज़र चेन। अच्छा, उससे पहले मैं आपको प्रिंटर के बारे में कुछ बेसिक डिटेल बताता हूँ। देखो, प्रिंटर जो है हम उसको क्लासीफाई करते हैं बेसिकली दो तरीक़ों से। एक को हम बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स, एक को हम बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नाम समझ में आ रहा है? इम्पैक्ट का मतलब क्या है? अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पैक्ट मतलब क्या है, ऐसे प्रिंटर जहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट डायरेक्टली होता है पेपर और इंक के बीच में, और ऐसे जहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होता है, दोनों के बीच में जो है कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता, उसको हम बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। एग्जाम्पल इम्पैक्ट के आप हो जाएंगे कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर वो प्रिंटर है जहाँ पे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट होता है, पहले ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, ऐसे करके। लाइन प्रिंटर का मतलब क्या है, एक बार में एक लाइन प्रिंट हो जाएगी, फिर दूसरी लाइन होगी, फिर तीसरी लाइन होगी। तो कैरेक्टर प्रिंटर्स के एग्जांपल है जैसे कि डॉट मैट्रिक्स हो गया, डेजी व्हील हो गया, ये पुराने टाइम में यूज होते थे। फिर लाइन प्रिंटर्स के एग्जांपल है ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर, ठीक है। फिर नॉन इम्पैक्ट के जहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, उसके एग्जाम्पल है इंकजेट, लेज़र और थर्मल प्रिंटर्स, ठीक है। ये आपको बस अभी याद रखना है कैसे होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। जब से मैं कोई एक क्वेश्चन आएगा इनके बारे में तो मैं और थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताऊंगा कि लेज़र प्रिंटर कैसे काम करता है, इंकजेट कैसे काम करता है, अभी इतना समझना है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पूछा था कौन सा लाइन प्रिंटर है, तो लेज़र तो नहीं है, लेज़र आपका लाइन प्रिंटर नहीं है, लेज़र तो मतलब ड्रम प्रिंटर है। अब पेज प्रिंटर कौन सा है, बैंड और लेज़र, तो इसमें से लेज़र जो है वो आपका पेज प्रिंटर है, एक बार में एक पेज प्रिंट करता है, ठीक है। और ड्रम प्रिंटर जो है लाइन प्रिंटर है, यानी कि लाइन बाय लाइन वो प्रिंट करता है। ये आपने यहाँ पे देखो, ये ड्रम प्रिंटर लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है, और लेज़र प्रिंटर जो है वो आपके पेज प्रिंटर है। ये सारे जो है ये सारे पेज प्रिंटर हैं, एक बार में पहला एक पेज सीधा प्रिंट कर देंगे, ठीक है। बस इनकी वर्किंग में फ़र्क है, इंकजेट और लेज़र की वर्किंग में फ़र्क है, इतना समझना है आपको। आगे आते हैं। इफ़ एसक्यूएल कमांड डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय इज एग्जीक्यूटेड ऑन रिलेशन एम्प्लॉय हैविंग एन टपल, डैश विल बी डिलीटेड फ्रॉम द रिलेशन एम्प्लॉयज़। तो आपसे पूछा है कि अगर मान लो एसक्यूएल में हमने डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय ये कमांड को रन कर दिया, तो इससे होगा क्या। अगर मान लो हमारे पास n टपल्स हैं, ठीक है, n टपल्स का मतलब कि n नंबर ऑफ रोज हैं, यानी कि मान लो कि 10 रो हैं, तो इसको करने से होगा क्या। तो जब भी हम डिलीट
यूज़ करते हैं तो याद रखना वो सारी की सारी रोज़ को डिलीट कर देता है, मतलब कि जितने भी टपल्स हैं, जितनी भी रोज़ हैं, सारी की सारी डिलीट कर देगा। अगर 10 है तो 10 कर देगा, 20 है तो 20 कर देगा, 5 है तो 5 कर देगा, 1 है तो 1 कर देगा। जितनी भी रोज़ होती हैं आपके टेबल में सारी की सारी डिलीट कर देता है। डिलीट, ये जो कमांड है, डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, अगर इसका सिंटेक्स बताऊँ मैं तो उसका सिंटेक्स सिंपल है, डिलीट यूज़ करना है फ्रॉम, और यहाँ पर टेबल का नाम आता है और ये हैश वो आ जाता है। तो यहाँ पर टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय था, इसलिए यहाँ पे एम्प्लॉय लिखा हुआ था। बस इतनी सी सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, बाकी आपको पता होना चाहिए क्या बोलते हैं डिलीट क्या है। डिलीट एक डीएमएल कमांड है, उसके बारे में हम देखेंगे जब क्वेश्चन आएगा। अच्छा चलो इसी में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर ऑफ स्कीमा चेंज स्टेटमेंट इन एसक्यूएल। अब देखो एसक्यूएल में 4 तरह की आप ऐसे समझ लो स्टेटमेंट्स होती हैं, डीएमएल, डीडीएल, डीसीएल, टीसीएल। मैंने शायद लगाया होगा, हाँ ये लिखा हुआ है। ठीक है, डीएमएल का फुल फॉर्म है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, नाम से समझ में आ रहा है, ये डेटा को मैनिपुलेट करती है। ऐसी कमांड जो डेटा को मैनिपुलेट यानी कि मॉडिफाई, यानी कि हम एडिट कर सकते हैं डेटा को, ऐसी कमांड्स को हम बोलते हैं डीएमएल कमांड्स। जैसे कि सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। ऐसे कमांड से आपका डेटा को फर्क पड़ेगा। डीएमएल का मतलब है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी कि डेटा के डेफिनेशन मतलब कि स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर में, उसके ढांचे में चेंज होगा। मतलब कि जैसे 4 रोज कॉलम होती है ना, इस ढांचे में चेंज होगा, उसको हम बोलते हैं डीडीएल कमांड्स। जैसे क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट भी इसी में आ जाएगा, और रीनेम करेंगे तो तब भी यही आएगा। रीनेम भी एक डीडीएल कमांड है। तो ये क्या करते हैं, इसके ढांचे को चेंज करते हैं। समझ रहे हो, डेटा को जो चेंज करता है उसको हम डीएमएल बोलते हैं, ढांचे को जो चेंज करता है, स्ट्रक्चर को जो चेंज करता है उसको हम डीडीएल बोलते हैं। डीसीएल का मतलब है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, यानी कि कौन कौन जो है मेरे डेटा को एडिट कर सकता है, कौन कौन जो है मेरे डेटा को डिलीट कर सकता है, वो डिसाइड करता है डीसीएल। ठीक है, मतलब परमिशन वगैरह जो है वो डीसीएल के अंदर आता है, जैसे कि ग्रांट, रिवोक। टीसीएल यानी कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, इसमें आप क्या आता है, बिगिन, ट्रान, कमिट और रोल बैक। ठीक है, ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के आप क्या होता है, मैस्क्यूएल में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। ठीक है, क्योंकि अब डेटा वेरियस तरीके का आ रहा है ना, बहुत ज़्यादा वास्ट डेटा है, तो हर एक ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो कमांड यूज़ की जाती है उसको हम टीसीएल के अंतर्गत रखते हैं। ये क्या होता है हम आगे समझेंगे, अभी आपको बेसिक समझना है क्योंकि ये पहली बार आया है। तो आप बेसिक समझो कि स्टेटमेंट, एसक्यूएल लैंग्वेज स्टेटमेंट जो है वो 4 तरह की होती हैं, डीएमएल, डीडीएल, डीसीएल और टीसीएल। टीसीएल ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, ये 3 हो गए तीनों, इसको स्टार मार्क कर लो। ये तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों में क्या पूछता है, यही ज़्यादातर सवाल यही पूछता है कि भाई बताओ कि इनमें से जो है कौन सा डीडीएल है, कौन सा डीएमएल है, कौन सा डीसीएल है, ऐसा करके। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में बताना था स्कीमा चेंज, है ना। तो स्कीमा यानी कि स्ट्रक्चर। स्कीमा का मतलब क्या है, स्कीमा का मतलब है स्ट्रक्चर। तो यानी कि स्ट्रक्चर मतलब कि डीडीएल। तो डीडीएल कौन कौन सा है, डिलीट तो नहीं है, ठीक है, अपडेट भी नहीं है, तो क्या आएगा आपका ड्रॉप। डिलीट क्या है आपका, डीएमएल है, डेटा मैनिपुलेशन। अपडेट क्या है आपका, अपडेट भी आपका डीएमएल है। ठीक है, आगे आते हैं। चूज दी ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। बाइनरी सर्च इज फास्टर देन लीनियर सर्च। बाइनरी सर्च जो है लीनियर सर्च के मुकाबले फास्ट होता है। या बाइनरी सर्च मे नॉट बी अप्लाइड ऑन ऑल इनपुट लिस्ट वाइल लीनियर सर्च कैन बी अप्लाइड। मतलब कि बाइनरी सर्च जो है सभी इनपुट लिस्ट पे अप्लाई नहीं किया जाता, लीनियर सर्च को सब पे करना पड़ता है। कौन सा सही है, तो देखो पहले हम समझ लेते हैं होता क्या है। यहाँ मैं बाइनरी समझाता हूँ, यहाँ मैं लीनियर समझाता हूँ।
तो लीनियर का मतलब क्या है, जैसे मान लो कि हमारे पास एक डेटा दे रखा है 2 5 7 9 11, हमें चेक करना है कि इस टेबल में 7 आता है कि नहीं आता है। तो लीनियर क्या करेगा, आपका सीक्वेंस में चेक करेगा, पहले इसको चेक करेगा, फिर इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा, मिल गया तो वही ठीक है, नहीं मिला तो पूरा चेक करता रहेगा। लीनियर क्या करता है, हर एक चीज, हर एक इनपुट को सीक्वेंस में चेक करता है। ईच इनपुट इन सीक्वेंस, चेक्स, यहां चेक्स लिखो, चेक्स ईच इनपुट इन सीक्वेंस, ठीक है। और ये अनसॉर्टेड के लिए, अनसॉर्टेड डेटा के लिए भी यूज किया जाता है। जबकि बाइनरी लिस्ट का सबसे पहली चीज जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि डेटा सॉर्टेड होना चाहिए, डेटा जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अब ये काम क्या करता है, ये काम करता है डिवाइड एंड कॉन्कर के लिए, डिवाइड एंड कॉन्कर मैकेनिज्म पे काम करता है, ये चीज़ आती नहीं। इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि मान लो यही डेटा लेते 2 5 7 9 और 11, ठीक है। मान लो इसको 9 सर्च करना है, ठीक है। अब इसने देखा कि मेरे पास लिस्ट कितनी है, 1 2 3 4 5 लिस्ट है। तो 5 का आधा क्या होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर मतलब डिवाइड करके फिर चेक करना, यानी 5 का आधा यानी कि 3 2 है ना, 2.5 होता है वैसे तो ये 3 पे जाएगा। अब 3 नंबर पे 7 है, अब ये चेक करेगा कि 7 जो है वो 9 से बड़ा है कि छोटा है, ठीक है, बड़ा छोटा है, ठीक है। तो नंबर 9 जो है वो इसके राइट हैंड साइड पे आएगा। तो अभी इतनी चीज़ों को ये स्किप कर देगा और यहाँ से फिर आधे फिर जो ये 3 है फिर इसके आधे पे आएगा, फिर आधे से चेक करेगा कि आगे है कि पीछे है, फिर ऐसे करके काम करता है ये बाइनरी सर्च, ठीक है। तो ये मतलब कि आधे को स्किप कर ही देता है, तो ये पूरा चेक नहीं करता और इसी की वजह से ये फास्ट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, वो फास्ट है, बिल्कुल है। बाइनरी सर्च पूरे इनपुट पे काम नहीं करता, जबकि लीनियर पूरे पे करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन दोनों सही है, ठीक है। यहां चीज आपको समझानी चाहिए। आगे आते हैं, इन कंटेक्स्ट विथ रिलेशनल अलजेब्रा विच आर यूनरी ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल अलजेब्रा के कंटेक्स्ट में कौन से जो है इन चारों में से सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, यूनियन, प्रोडक्ट, यूनरी ऑब्जेक्टर है, ऑपरेटर है। अब ये होते क्या है, ऐसे समझो कि जो प्लस माइनस इंटू मल्टीप्लाई डिवाइड इन सबको हम बोलते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। पहली बात तो ये, रिलेशनल अलजेब्रा में ऑपरेटर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक को हम बोलते हैं बेसिक, एक को हम बोलते हैं डिराइव्ड। डिराइव्ड का मतलब क्या है कि वो बेसिक से ही बने हैं, ठीक है। बेसिक में आता है आपके सेट डिफरेंस जिसको माइनस बोलते हैं, रीनेम, प्रोजेक्ट, सेलेक्ट, यूनियन और कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये 5 आपके बेसिक ऑपरेटर्स होते हैं। डिराइव्ड कौन से होते हैं, जैसे डिवीजन हो गया आपका, इंटरसेक्शन हो गया, जॉइन हो गया, जॉइन में भी आपके इक्वी जॉइन हो गया या फिर आउटर जॉइन हो गया या फिर, है ना, ये सब जो है ये आपके बेसिक है। तो बेसिक पूछा गया है, तो देखो सेलेक्ट आपका बेसिक होगा, बिल्कुल सही है। प्रोजेक्ट होगा, बिल्कुल है ना। यूनियन, क्या यूनियन आपका क्या बोलते हैं, बेसिक है, बिल्कुल है। प्रोडक्ट आपका बेसिक है, तो प्रोडक्ट भी आपका बिल्कुल है। तो मतलब चारों को चारों जो है वो आपके बेसिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। सॉरी यहाँ पे यूनरी पूछा है ना, तो यूनरी आपके यूनियन और प्रोडक्ट यूनरी नहीं होंगे, ठीक है। तो 1 और 2 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों है, तो यूनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो सिंगल रिलेशन या फिर सिंगल टेबल पे काम करते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यूनियन और प्रोजेक्ट जो दोनों बेसिक ऑपरेटर्स हैं, पर ये क्या करते हैं, ये मल्टीपल टेबल्स पे या फिर एक जैसे 2 टेबल है ना, उनको आपस में लिंक करने का काम जो है वो यूनियन और प्रोडक्ट, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, ये 2 टेबल के बीच में आता है। यूनियन जो है वो 2 टेबल का होता है या 2 या 3 टेबल का होता है। तो ऐसे को हम यूनरी नहीं बोलते हैं।
यूनरी जो होते हैं वो आपके होते हैं सेलेक्ट, प्रोजेक्ट और रीनेम। ये 3 आपके जो है ये यूनरी ऑपरेटर्स हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बाकी इनके अलावा जो सारे हैं वो यूनरी नहीं होंगे। ओके, तो याद रखना यूनरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो सिंगल रिलेशन या फिर सिंगल डेटा पे, सिंगल टेबल पे काम करते हैं। ओके, आगे आते हैं। विच डेटाबेस ऑब्जेक्ट डज नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। तो कौन सा जो ऑब्जेक्ट डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। बेस टेबल। बेस टेबल मतलब कि कोई भी टेबल डेटाबेस में, एनी टेबल इन डेटाबेस, उसको हम बेस टेबल बोलते हैं। तो क्या वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है भाई। इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब है डेटाबेस का स्ट्रक्चर। क्या वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। व्यू, व्यू जो है वो आपका एक तरह से वर्चुअल टेबल होता है। व्यू जो है वो वर्चुअल टेबल होता है। मतलब ये वर्चुअल मतलब क्या है, ये वो एग्जिस्ट नहीं करता, असली में नहीं होता वो, इसलिए हम जो है उसको सिर्फ देखने के लिए, देखने के पर्पज से यूज करते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात तो ये इनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करता है। अब इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है? इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है? ये सिर्फ वही डेटा दिखाएगा जो हम देखना चाहते हैं, उसके अलावा बाकी सब चीज़ों को हाइड कर देगा। और सेकंड चीज़ क्या है कि जैसे मान लो एक्चुअल टेबल में हमें क्या बोलते हैं 4 रोज है या 5 कॉलम्स ऐसा कुछ करके दे रखा है, लेकिन हमें मान लो कि मतलब कि कुछ रिलेशन भी दिखाना है, तो ये व्यू से जो है हम मल्टीपल फीड्स को भी देख सकते हैं। क्योंकि वर्चुअल है तो ये कोई स्पेस नहीं घेरेगा। तो याद रखना है कि व्यू जो है वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, आगे आते हैं। विच इज नॉट अ सुपर की इन अ रिलेशनल स्कीमा विथ एट्रीब्यूट VWXYZ एंड प्राइमरी की VY। तो कौन सी एक सुपर की नहीं है? तो याद रखना जो प्राइमरी की होती है वो जो है सुपर की का सब डोमेन है एक तरह से। मतलब कि एक जो सुपर की होगी उसमें प्राइमरी की होनी ही चाहिए, ये चीज आपको कंफर्म है। देख लेते हैं। VY यहाँ पे है, यहाँ पे है, VY यहाँ पे नहीं है, तो ये नहीं होगी सुपर की। और चेक कर लेते हैं, VY यहाँ पे भी है, VY यहाँ पे भी है, तो ये सारी की सारी जो है ये सुपर की हो सकती हैं। ये नहीं होगी क्योंकि इसमें प्राइमरी की नहीं है, ये बेसिक फंक्शन है। ठीक है, ठीक है। और सुपर की से ही हम प्राइमरी की बनाते हैं, ये भी एक तरह से समझ लो आप। ठीक है, अब आगे आते हैं। विच ऑपरेशन कंस्टिट्यूट अ बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशन फॉर मैनिपुलेशन रिलेशनल डेटा। तो कौन से ऑपरेशन जो है बेसिक सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए? प्रेडिकेट कैलकुलस या रिलेशनल कैलकुलस या फिर रिलेशनल अलजेब्रा। तो देखो प्रेडिकेट और रिलेशनल कैलकुलस कहीं ना हद तक सेम ही है, और ये दोनों के दोनों जो है ये लॉजिक स्टेटमेंट पे काम करते हैं, जैसे कि एंड और वाले जो स्टेटमेंट होते हैं। तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, बच गया रिलेशनल अलजेब्रा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब रिलेशनल अलजेब्रा आपने अभी देखा 5 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अभी भी देखा, आप टेबल देखा था क्या क्या? सिलेक्शन हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, कार्टेशियन प्लेन हो गया या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, सॉरी, यूनियन हो गया और सेट डिफरेंस हो गया। ये 5 बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है रिलेशनल अलजेब्रा। ठीक है, याद रखना ये चीज। आगे आते हैं। नेटवर्क लेयर फायरवॉल वर्क्स एज आ। तो नेटवर्क लेयर फायरवॉल जो है वो किस तरह से काम करती है? उससे पहले फायरवॉल होते क्या है? तो फायरवॉल नाम समझ रहे हो, दीवार है एक जो बाहर के अनऑथराइज यूजर्स को या फिर अनऑथराइज जो चीज़ें होती हैं, मालवेयर होते हैं, उनको आपके सिस्टम में आने से रोकती है। फायरवॉल 2 तरह की होती है, एक होस्ट बेस्ड होती है, एक नेटवर्क बेस्ड होती है। मैंने लगा रखा होगा, ये लगा रखा है। एक होस्ट बेस्ड होती है, एक नेटवर्क बेस्ड होती है। ठीक है, होस्ट बेस्ड क्या है? जो मतलब कि यूजर के हिसाब से चलते हैं। नेटवर्क बेस्ड जो है वो नेटवर्क को छानती है एक तरह से, और उसमें कैटेगरी है, जैसे पैकेट फिल्टरिंग है, सर्किट फिल्टरिंग है, एप्लीकेशन गेटवे है और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल है। पैकेट फिल्टरिंग का ही जो एग्जांपल है वो स्टेटफुल फायरवॉल है। अब फर्क क्या है? फर्क क्या है? फर्क समझने से पहले उसका हमें समझना पड़ेगा कि ये कहाँ कहाँ काम करती है। जैसे कि नेटवर्क लेयर फायरवॉल जो है
वो आपकी फ्रेम फिल्टर पे ना काम करके पैकेट फिल्टर पे काम करती है, जो जो हमें यूज करते हैं नेटवर्क या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में। और ट्रांसपोर्ट लेयर में जो अगर आपने OSI मॉडल पढ़ा होगा तो जो लेवल 3 और 4 होते हैं वो आपके नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट होते हैं, और ये किस पे काम करती है? IP एड्रेस पे। जबकि जो फ्रेम फिल्टर है वो आपके फिजिकल एड्रेस यानी कि डेटा लिंक लेयर पे काम करते हैं, जो लेयर सेकंड लेयर होती है, ठीक है। और ये मैक एड्रेस पे काम करते हैं जो आपका फिजिकल एड्रेस होता है। अच्छा, यहाँ पे हम जो है OSI मॉडल के सारे लेयर याद करवा देता हूँ मैं आपको। सबसे टॉप पे आती है आपकी एप्लीकेशन लेयर। अगर नीचे से स्टार्ट करें तो फिजिकल लेयर, फिजिकल से ऊपर आपकी डेटा लिंक लेयर होगी, डेटा लिंक से ऊपर होगी नेटवर्क, फिर होगी ट्रांसपोर्ट, फिर होगी आपकी सेशन लेयर, फिर होगी प्रेजेंटेशन लेयर, और सबसे ऊपर होगी आपकी एप्लीकेशन लेयर। ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये पूछ लेता है, ठीक है। ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे आते हैं। डैश इज अ मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट ऑल्टर्स रेगुलर फंक्शनैलिटी ऑफ अ ऑपरेटिंग सिस्टम, टेक्स फुल कंट्रोल ऑन द टारगेटेड सिस्टम एंड एक्ट एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ऑन द विक्टिम सिस्टम। तो ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर क्या है? मैलिशियस का मतलब होता है जो आपके लिए नुकसानदायक हो या हानिकारक हो। जहाँ पे भी मल शब्द लग जाएगा समझ जाना कुछ गलत होने वाला है। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर है जो आपके नुकसान पहुंचाते हैं आपके सिस्टम को। तो ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर बताना है जो कि आपकी फंक्शनैलिटी को रेगुलर चेंज कर दे, ठीक है। आपके पूरे सिस्टम का पूरा कंट्रोल ले ले और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की तरह कंट्रोल करे आपके सिस्टम को। तो ऐसे मैलिशियस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? क्या हम उसको स्पाईवेयर बोलते हैं, वायरस बोलते हैं, रूट किट बोलते हैं, या फिर ट्रोजन हॉर्स बोलते हैं। तो याद रखना, जब भी बात होगी फुल कंट्रोल आपके सिस्टम लेने की, तो याद रखना आपका आंसर होना चाहिए रूट किट। जहां पे भी फुल कंट्रोल ऑफ सिस्टम की बात की होगी, रूट किट को आंख बंद करके लगा के आ जाना है, ठीक है। जहां पे भी आपके सिस्टम को फुल कंट्रोल करने की बात की गई होगी वहां पर रूट किट पे टिक लगा के आ जाना है, कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। अब बाकी हम बात कर लेते हैं कि स्पाईवेयर क्या होता है। तो देखो, नाम समझ में आ रहा है, स्पाई, जासूसी करना। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम के अंदर घुस जाता है, फिर आपकी चीज़ों की निगरानी करता है, जासूसी करता है कि अच्छा ये ATM का पिन जो है इसने ये डाला था, अच्छा इसके पास ये वाली फोटोज है, अच्छा इसके ये वीडियोस, मतलब जो आपके डेटा पे वो रखता है, निगरानी रखता है छुप के। वायरस ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सिस्टम में घुसते ही अपने आप को 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, मतलब अपने आप को एकदम बढ़ाता चल जाएगा और फिर आपके सिस्टम को क्या बोलते हैं, डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। ये वायरस क्या करता है? वायरस आपकी फाइल को एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। वायरस एक होता है वर्म। वायरस और वर्म के बीच में अक्सर सवाल पूछते हैं। वर्म क्या होता है? वर्म भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग मालवेयर होता है, लेकिन ये सिस्टम को डिलीट नहीं करता, आपकी फाइल्स को डिलीट नहीं करता। ये जबकि क्या करता है, आपके सिस्टम को हैंग कर देता है। इतना ज़्यादा वर्म इतना अपने आप को इतना ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर लेगा कि आपके सिस्टम को हैंग होने लगेगा, आपका सिस्टम स्लो होने लगेगा। ट्रोजन हॉर्स इन दिस सेंस क्या होता है? ये एक डिसेप्टिव सॉफ्टवेयर होता है। जैसे डिसेप्टिव क्या बोलते हैं साइट्स होती है ना, जैसे मान लो कि एक मैं लिख दिया amazon.com और मैंने एक ऐसी करके लिखा, लेकिन मैं लिख दिया amazon.com। अब आप जल्दी ध्यान नहीं दोगे, आप इसको क्लिक कर दोगे क्योंकि लगभग सब सेम लग रही है, लेकिन फ़र्क क्या है? हल्का सा फ़र्क है। तो ट्रोजन हॉर्स भी क्या करता है? ये आपका सगा बनने की कोशिश करता है। ये आपके सिस्टम में पहुंच जाएगा और ऐसे बर्ताव करेगा जैसे आपका सगा हो। समझ रहे हो? डिसेप्टिव मतलब कि आप धोखा देने की कोशिश करेगा, आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करेगा, और फिर जैसे ही आपका सिस्टम जो है इसको पहचानेगा नहीं कि भाई ये जो है ये बंदा सही नहीं है, आपका भाईचारा कर लेगा, तब ये क्या करेगा? आपकी फाइल्स को डैमेज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। आपके सिस्टम का एक्सेस ले लेगा
और फिर चीज़ों को प्रॉब्लम क्रिएट करना लग जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझनी है। अच्छा, ये और चीज़ें हैं जैसे एडवेयर, नाम समझ में आ रहा है कि बहुत आपके सिस्टम को बार बार ऐड दिखाएगा, इंट्रूसिव ऐड दिखाता रहेगा, है ना, इस पे क्लिक करो, उस पे क्लिक करो, यहाँ पहुँचो, वहाँ पहुँचो। बॉट्स क्या होते हैं, ये ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको जो डैमेज नहीं करते कुछ, ये वेरियस काम के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि आपको मतलब कि टेलीग्राम में क्या बोलते हैं, क्विज चलानी है, वो बॉट से आप कर सकते हो, है ना, वेरियस टास्क के लिए। मतलब कि एक बॉट को लगा दिया, उसको बोला कि ये काम कर दो, तो वो काम करता रहेगा ऑटोमेटिकली। दैट इज़ योर बॉट्स। रूट की मैंने आपको बता ही दिया, ये आपका पूरा कंट्रोल ले लेता है। ठीक है, ये चीज़ आती है। रैंसमवेयर नाम से समझ में आ रहा है कि ये आपके सिस्टम में पहुंच के आपका जो है सेंसिटिव डेटा है, जैसे कि एटीएम का पिन हो गया या फिर मतलब कुछ प्राइवेट फोटोज़ वगैरह हो गई, वो उसको ये इनक्रिप्ट कर देता है, उसको मतलब कि ब्लॉक कर देता है, और फिर फिरौती मांगता है कि भैया हमको इतने पैसे दो, नहीं तब तक हम आपका डेटा जो है नहीं खोलेंगे। ठीक है, स्पाईवेयर मैंने बता ही दिया, ट्रोजन हॉर्स मैंने बता ही दिया, वायरस और वर्म को मैंने बता ही दिया, बॉटनेट आपका सेम ही होता है, बहुत सारे बॉट मिलके जो है एक बॉटनेट बनाते हैं। ये सिंपल सी चीज़ है, ये आपको समझना है। वायरस और वर्म में जो आपको मेन चीज़ रखनी है, एक तो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग। अगर सेल्फ रेप्लिकेटिंग पूछेगा तो वो पहले वर्म को टिक करना है, अगर वर्म ऑप्शन में नहीं है तब आप वायरस को टिक करेंगे। सेकंड चीज़ क्या है, वायरस जो है वो मैंने बताया आपको, आपके सिस्टम में फाइल्स को एडिट और डिलीट कर सकता है, जबकि वर्म नहीं करता ये सब चीज़ें। वर्म सिर्फ जो है आपके नेटवर्क को डैमेज करेगा, या फिर आपके फ़ोन को हैंग कर देगा, आपके कंप्यूटर को हैंग कर देगा, या फिर इसको स्लो कर देगा, ये कर देगा। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये सब चीज़ें आपको मतलब कि जो कीवर्ड्स हैं, मेन चीज़ें हैं जिनसे आप आंसर निकाल सकते हो, वो पता होनी चाहिए। आगे आते हैं, हैक्टिविज्म क्या है? प्रोसेस ऑफ ब्रेक इनटू सिस्टम एंड डिग आउट इट इंफॉर्मेशन एंड मेक इट पब्लिक। आपके सिस्टम को तोड़ा किसी ने, उसमें से इंफॉर्मेशन निकाली, उसको पब्लिक कर दिया, इसको हम बोलते हैं क्रैकिंग। क्या बोलते हैं? क्रैकिंग। इसको हैक्टिज्म नहीं बोलते। गेनिंग एक्सेस टू सिस्टम विद एन इंटेंशन टू फिक्स आइडेंटिफाइड वीकनेस, मतलब आप जैसे होता है ना, कई कंपनीज क्या है, हैकर्स को रखती हैं अपने पास, ताकि उन्होंने कोई सिस्टम बनाया तो वो जानबूझ के उसकी कमज़ोरी को तोड़ें, ताकि उनको पता चले कि भाई इस यहाँ से हमारा डेटा चोरी हो सकता है, फिर उसको ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे सिस्टम, ऐसे जो है वो प्रोफेशनल्स होते हैं, उनको वाइट हैकर्स बोलते हैं। ठीक है, आर टेस्ट टेक्निक्स फॉर एन एग्जिस्टिंग इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टू फाइंड लूप होल, या फिर टेस्ट करने की ऐसी टेक्निक जिससे जो है हम इंफ्रास्ट्रक्चर को हम जो है चेक कर सकें और उसके कमियों को निकाल सकते हैं, उसको भी हम एक्टिविज्म नहीं बोलते। द एक्ट ऑफ हैकिंग अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर पॉलिटिकली और सोशली मोटिवेटेड पर्पस, ये आपका सही उत्तर है। हैक्टिविज्म आप नाम समझिए, इसका मतलब है हैकर प्लस एक्टिविज्म। या एक्टिविज्म अब क्या होता है कि मतलब कि एक तरह से पॉलिटिकली, या फिर होता नहीं है कि कई लोग जो है सिस्टम हैक कर लेते हैं और उनको पॉलिटिकली यूज़ करते हैं, है ना, या फिर मतलब कि आप ऐसा समझ लो कि क्या बोलते हैं, मतलब किसी एक उद्देश्य के लिए, किसी एक एक्टिविज्म के लिए, या फिर इनजस्टिस के लिए, किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं हैक्टिविज्म। जैसे मतलब कि बहुत लोग जैसे गरीबों का मसीहा बनने की, रॉबिन हुड बनने की कोशिश करते हैं कि हम जो है अमीरों को पैसा चुरा के हम गरीबों में डाल रहे हैं, वो क्या है, एक तरह से हैक्टिविज्म ही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है हैकिंग प्लस एक्टिविज्म इक्वल्स टू हैक्टिविज्म, और ये अनएथिकल है, ये चीज़ आपको बता दूं मैं। ऐसा नहीं है कि ये सही है भाई, आपको मतलब कि लग रहा होगा, सोशली लग रहा होगा या फिर इमोशनली लग रहा होगा कि सही है, पर ये सही नहीं है, ये चीज़ आपको याद नहीं है। ठीक है, आगे आते हैं, आइडेंटिफाई ओल्डेस्ट फोन हैकिंग टेक्निक यूज्ड बाय हैकर टू मेक फ्री कॉल्स। पहले क्या होता था, पहले हैकर लोग आपके फ़ोन को हैक कर लेते थे और फिर जो है फ्री कॉल्स करते थे, क्योंकि आपको पता है पहले के टाइम पे जो है मतलब लिमिटेड वो आता था कि भाई 10 रुपये का रिचार्ज करोगे 7 रुपये मिलेंगे लिमिटेड कॉल करने के लिए। तो उस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, स्पैमिंग बोलते हैं, फ्रीकिंग बोलते हैं, क्रैकिंग बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं। क्रैकिंग मैंने आपको समझा दिया कि जब भी किसी का सिस्टम को तोड़ा जाएगा, है ना, किसी के सिस्टम में घुसा जाएगा। अब ये दो तरीके से हो सकता है, या तो आप उसका पासवर्ड गेस कर लो,
कि उसने भैया कोई 4 अंकों का पासवर्ड लगा रखा हो, आपने कुछ ना कुछ ट्राई किया, एक लग गया। या फिर कोई पासवर्ड टूल्स यूज़ कर लो, कोई ऐप यूज़ कर लो उस पासवर्ड को तोड़ने का। तो सिंपल है, एक कंप्यूटर में किसी के कंप्यूटर में घुसने को हम क्रैकिंग बोलते हैं। फिशिंग का मतलब क्या है? फ्रॉड ईमेल या लिंक भेजना, ईमेल या लिंक भेजना। और फिर ऐसा होता नहीं, क्या बोलते हैं, आता है मोबाइल में कि भाई आप जो है 10,000 रुपये जीत चुके हैं, इस लिंक पे क्लिक करें। तो वो क्या है? वो फिशिंग है। फिशिंग समझ लो, नॉर्मल समझो, मछली को फंसाना, मछली को कांटे में फंसाना, यानी कि मतलब कुछ उल्टा सीधा फ्रॉड लिंक भेज रहा है या ईमेल भेज रहा है, आपको लालच दे रहा है, फिर आप मतलब कि ट्रिक कर रहा है एक तरह से यूज़र को कि आप उस पर क्लिक करें, और जब आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो रिवील हो जाती है, फिर चोरी हो जाती है। तो दैट इज़ फिशिंग। स्पैमिंग क्या है? स्पैम करना मतलब आपके फ़ोन में ईमेल है, ईमेल में एक स्पैम फ़ोल्डर होता है। स्पैम फ़ोल्डर में क्या है? उसमें फर्जी वाले जो मैसेज आते हैं वो आते हैं। तो स्पैमिंग का मतलब क्या है कि आप जो है किसी के फ़ोन में बहुत ज़्यादा मैसेज भेजते जा रहे हैं, बल्क मैसेज या फिर रिपीटेड मैसेज। उससे क्या है, बंदा के मेमोरी स्पेस जो है वो भर जाता है, और इसकी वजह से उसका सिस्टम जो है बहुत स्लो हो जाता है। तो दैट इज़ योर स्पैमिंग। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है फ्रीकिंग। फ्रीकिंग वो टेक्निक थी जिसमें पुराने फ़ोन को हैक करके फ्री कॉल किया जाता था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये एक वेब है जिसमें सारा मैकेनिज्म दिखा रखा है कि किस तरह से अटैक होता था, है ना। ये देखो, ये अटैक मैकेनिज्म है, सिस्टम अब्यूज़, स्कैनिंग, ओपन इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आपकी वल्नरेबिलिटी यानी कि एक्सेस राइट को टारगेट किया जाता था। ठीक है, ये सारा, ये पूरा डायग्राम है, अगर देखना है तो देख सकते हैं, इसमें इतना कुछ है नहीं, मैंने आपको बेसिक बता दिया कि बेसिक क्या होता है। अ टाइनी बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम इज सिचुएटेड इन। तो बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम जो है वो कहाँ पे स्थित होता है? तो याद ना, जो लोडिंग प्रोग्राम होता है, लोडिंग प्रोग्राम वो प्रोग्राम होता है जिससे आपका सिस्टम जो है वो लोड होता है। ठीक है, जैसे आपने लैपटॉप ऑन किया तो विंडोज 7 जो है वो ऑन होगी। कैसे होगी? जब तक आपको लोडर प्रोग्राम रन नहीं होगा तब तक वो ऑन ही नहीं होगी। तो वो कहाँ पर स्टोर होती है? वो आपके रूम में स्टोर होती है, रीड ओनली मेमोरी में। याद रहेगा। आगे आते हैं, विच इज़ यूजुअली यूज इन द प्रोसेस ऑफ वाईफाई हैकिंग। वाईफाई हैकिंग के टाइम पे कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है? एयर क्रैकनेक NG, वायर शार्क या नॉर्टन। तो नॉर्टन तो आपका एंटीवायरस है, वाईफाई हैकिंग के लिए एंटीवायरस का कोई काम नहीं है, तो ये तो आप ऑप्शन आराम से काट सकते हैं। वायर शार्क की बात करूं मैं, तो ये एक फ्री ओपन सोर्स नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर है, जो कि क्या करता है, आपके ट्रैफिक को इंस्पेक्ट करता है कि नेटवर्क में कितना ट्रैफिक है, कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, ये सब इंस्पेक्ट करता है, कैप्चर करता है, और ट्रबल शूटिंग में हेल्प करता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आंसर वुड बी एयर क्रैक NG। एयर क्रैक NG क्या है? बेसिकली आपका जो वायरलेस सिस्टम होता है वो इनक्रिप्शन यूज़ करता है। कौन सा इनक्रिप्शन? अगर आपने ध्यान दिया होगा तो WPA2 यूज़ करता है। अब जब WPA2 यूज़ करता है तो आसानी से क्रैक करना तो ईजी नहीं है कि आप मतलब कि किसी का पासवर्ड से गेस करके जो है आप उसको आराम से तोड़ सकते हैं, तो ये गेस नहीं है। तो उसके हिसाब से जब ये पॉसिबल नहीं है तो रिसर्चर जो है वो एयर क्रैक NG का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या है, जो एक क्रिप्टोग्राफिक टारगेट होता है जिसको कैप्चर किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं 4-वे हैंडशेक, ये उस प्रोसेस का नाम है। ठीक है, अब ये क्या 4-वे हैंडशेक क्या है, या हैंडशेक कैसे होता है, ये सब हम आगे समझेंगे, बस आप बेसिक समझ लो कि जब जो है, क्योंकि आपका जो वायरलेस सिस्टम है वो WPA2 एन्क्रिप्शन का यूज़ करता है, इसलिए उसको सिंपल गेस करके क्रैक नहीं किया जाता। तो रिसर्चर जो है एयर क्रैक NG का इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं वाईफाई नेटवर्क की बात करूं तो आपको पता है कि वाईफाई नेटवर्क जो है वो सेफ़ नहीं है, उसमें कई तरह के अटैक होते हैं। जैसे कि एक अटैक को बोलते हैं MTM, यानी कि मैन इन द मिडिल अटैक। मान लो कि आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, आप इसका वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि ये ओपन होता है। अब मान लो कि बीच में, इस वाईफाई के बीच में एक हैकर बैठा हुआ है, आप इसके ज़रिए पहुंच रहे हो, लेकिन बीच में जो है ये बंदा जो है ये आपके ऊपर जो है टारगेट कर रहा है। तो ये क्या है? मैन इन द मिडिल अटैक है। सेशन हैकिंग है, उसको हम साइड जैकिंग बोलते हैं। पैकेट स्निफिंग सॉफ्टवेयर की मदद से जो है अटैक होते हैं, या फिर मलेशियस हॉटस्पॉट होते हैं,
जो मतलब कई कई हॉटस्पॉट ही डेंजरस होते हैं, क्या आपने मतलब कि उससे कनेक्ट किया नहीं कि आपका डेटा गया नहीं, वैसा वाला सिस्टम। तो ये कुछ मेजर अटैक्स होते हैं जो वाईफाई नेटवर्क की मदद से किए जाते हैं, इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे आते हैं। इन डैश एनकोडिंग स्कीम ईच 24 बिट बिकम 4 6-bit चंक्स एंड इवेंचुअली आर सेंड एज 32 बिट्स। तो किस एनकोडिंग स्कीम्स में हर एक 24 बिट जो है वो 4-6 बिट की चंक्स बनती है और फिर बाद में 32 बिट के हिसाब से भेजी जाती है। क्या वो 8 बिट है, बाइनरी है? ट्रांजिशन मोड तो नहीं होनी चाहिए, ये गलत हो गया, ये ऑप्शन नहीं था, इसकी जगह आप लिख लो बेस 64 या फिर नन है। तो देखो 8 बिट जो है, नाम समझ में आ रहा है कि ये हर एक कैरेक्टर को 8 बिट में ही सिर्फ एनकोड करेगी, लेकिन यहाँ पे 24 बिट की बात की गई है तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। बाइनरी सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल करती है, 2 बिट का, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, बेस 64। बेस 64 एनकोडिंग स्कीम्स में पहले हर एक 24 बिट को जो है 4-6 बिट के चंक्स में तोड़ा जाता है और फिर उनको इवेंचुअली जो है 32 बिट के रूप में भेजा जाता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब बात करें डेटा एनकोडिंग की, तो डेटा एनकोडिंग जो है वो 4 तरीके का होता है: कैरेक्टर एनकोडिंग, बाइनरी एनकोडिंग, एनकोडिंग फॉर डेटा ट्रांसमिशन और मल्टीमीडिया एनकोडिंग। अब इसी के टाइप है आपके जो एस्काई वैल्यू होती है, जो आपका क्या बोलते हैं, इंडिया का कौन सा है इसका मुझे एकदम यूनिकोड हो गया एक, है ना। ये सब क्या है, डेटा एनकोडिंग टेक्निक्स ही हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम नंबर्स की बात करेंगे। ठीक है, अभी आप बेसिकली ये समझो। अब आते हैं चेकसम पे। चेकसम इज यूज्ड फॉर, चेकसम को हम क्यों यूज़ करते हैं? एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन। तो याद रखना, पहली बात है चेकसम होता क्या है। देखो, जब भी डेटा को भेजा जाता है, ठीक है, तो इनको उसको एनक्रिप्ट करके भेजा जाता है। उसको इक्वली ब्लॉक्स में 16 बिट के इक्वली ब्लॉक्स होते हैं, उनको तोड़ा जाता है। फिर हर एक ब्लॉक में जो है 1s कॉम्प्लीमेंट का ऐड करके 1s कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके उन हर एक ब्लॉक्स को एक दूसरे के साथ चिपकाया जाता है। फिर वो सेंडर के पास पहुंचते हैं, सेंडर भी 1s कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करता है और चेकसम को चेक करता है कि अगर चेकसम जो है सब 0 0 0 है तब तो सही है। अगर बीच में कोई जो है 1 आ गया, मतलब कि क्या है, ये डेटा को चेंज किया गया है। तो इस तरह से चेकसम जो है वो एरर डिटेक्शन में हेल्प करता है। याद रखना है, चेकसम जो है एरर करेक्शन नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ डिटेक्ट करता है। और चेकसम डिटेक्ट करके क्या करता है, ये आपकी डेटा इंटीग्रिटी को वेरीफाई करता है कि आपका डेटा जो है सेफ से पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, बीच में किसी ने चेक तो नहीं किया, है ना। तो उसको हम बोलते हैं चेकसम। ये आप देख सकते हैं, सेंडर कैलकुलेट्स द चेकसम ऑफ डेटा, सेंड्स द डेटा अलॉन्ग विद द चेकसम, रिसीवर गेट्स द डेटा एंड कंपेयर्स द चेकसम। अगर मैच है तो मतलब कि एरर फ्री ट्रांसमिशन है, और अगर मैच नहीं है तो फिर मतलब कुछ ना कुछ बीच में किसी ने दिक्कत की है, समझ रहे हो। जैसे कि ये 0 था, ये 1 हो गया, मतलब कि बीच में कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अगर ये 0 होता तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये 1 है तो मतलब कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ। ये चेकसम है, ये आपका चेकसम है, ऐसे समझ लो आपको। और चेकसम में 1s कॉम्प्लीमेंट का यूज़ होता है, ये भी पता होना चाहिए, 1s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ओके, ये चीज़ बेसिक चीज़ आ गई है। अब जैसे आपको याद होगा, मैं आपको और एक तरीके से समझाऊँ। पहले राजा महाराज के टाइम पे जैसे चिट्ठी आती थी, चिट्ठी में जो है वैक्स का इस्तेमाल करके उसमें ऐसा करके उसमें स्टैंप लगा देते थे, है ना, तो जिससे ये चिपक जाता था। अगर ये मतलब कि हल्का सा भी खुला हुआ, ये अगर हल्का सा किसी ने खोला तो ये वैक्स जो है बीच में क्रैक हो जाता था। अगर ये वैक्स जो है जो मोम होती थी, अगर वो क्रैक हो गई, इसका मतलब क्या है, किसी ने ये चिट्ठी खोली है, अगर वो वैसी की वैसी है तो मतलब कि ये सेफ़ है। तो वही सेम चीज़ चेकसम की है, बस ये फ़र्क ये है कि वो पहले के ज़माने में होता था, अब क्योंकि सिस्टम जो है डिजिटली है तो डिजिटली चेक करने के लिए हम चेकसम का इस्तेमाल करते हैं। बस फ़र्क इतना याद रखना है कि चेकसम को सिर्फ और सिर्फ जो है हम डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, करेक्शन करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। इन कंटेक्स्ट टू MS एक्सेल फाइंड दी ऑड वन आउट। MS एक्सेल के कंटेक्स्ट में आपको बताना है कौन सा जो है इनमें से अलग है। पोर्ट्रेट, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक, डेटा टेबल। देखो, डेटा टेबल का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ टेबल्स। कलेक्शन ऑफ टेबल का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल्स। आपको पता है MS एक्सेल में कुछ इस तरह का होता है,
होता है ऐसे ऐसे। हर एक यूनिट को हम जो है इसको हम बोलते हैं सेल, और बहुत सारे सेल मिला के जो है वो टेबल बनाते हैं, ठीक है, इसको हम डेटा टेबल बोलते हैं। गोल सीक क्या है? गोल सीक एक प्रोसेस है जिसमें हम प्रॉपर इनपुट वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं जानना। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग प्रॉपर इनपुट वैल्यू, इनपुट वैल्यू। सिनेरियो मैनेजर क्या है? ये एक एक्सेस टूल है जो कि ऑल्टर कर सकता है अप टू 32 सेल्स एट वंस। मतलब कि 32 सेल्स को इकट्ठा ये एक साथ जो है वो चेंज कर सकता है, उनकी सेटिंग चेंज कर सकता है, ठीक है, ये एक टूल है। अब पोर्ट्रेट क्या है? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये आपने नाम सुने होंगे। ये बेसिकली एक इंटरफेस से रिलेटेड है, रिलेटेड टू इंटरफेस, है ना। पोर्ट्रेट मतलब ऐसा, लैंडस्केप मतलब ऐसा। अगर आपको वर्टिकली देखना है तो पोर्ट्रेट, और हॉरिजॉन्टली देखना है तो लैंडस्केप। तो ये इंटरफेस है। जबकि ये तीनों जो है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि सेल से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं डेटा टेबल से रिलेटेड है, डेटा से रिलेटेड है, या फिर वर्कशीट से रिलेटेड है, वर्कशीट डेटा से रिलेटेड है। समझ रहे हो? तो ऑल इन आउट कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है सब MS एक्सेल से रिलेटेड, लेकिन फर्क जो है उनके वर्किंग में है। बस ये चीज आपको समझनी थी। आगे आते हैं। अ स्पेशल सॉफ्टवेयर टू क्रिएट अ जॉब क्यू इज कॉल्ड। एक ऐसा स्पेशल सॉफ्टवेयर जो जॉब क्यू क्रिएट करने में हेल्प करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिंकेज एडिटर, इंटरप्रेटर, ड्राइव या स्पूलर। तो याद रखना, इसको हम स्पूलर बोलते हैं। इंटरप्रेटर तो आपको पता है, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर इंटरप्रेटर हो गया, कंपाइलर हो गया, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसके, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब आगे आते हैं। 24th क्वेश्चन है, व्हाट आर दी फॉर्म्स ऑफ पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स है? अटैक सिलेबल, अटैक ब्रूट फोर्सिंग, या अटैक हाइब्रिड, या फिर ऑल दी अबव। तो याद रखना, ये सारी की सारी जो है ये पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स हैं, ये सारी पता होनी चाहिए। और क्या क्या, अच्छा, पासवर्ड क्रैकिंग टेक्निक्स भी कई तरीके की होती हैं। अगर मैं बेसिकली बात करूं, एक हम बोलते हैं डिसेप्टिव सोशल अटैक, जहां पे ट्रिक करके अटैक किया जाता है, उल्लू बना के अटैक किया जाता है। क्रेडेंशियल बेस्ड अटैक, मतलब कि आपके जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, उस पर अटैक किया जाता है। नेटवर्क इंटरसेप्शन, आप जिससे कनेक्टेड है, बीच में आप नेटवर्क के बीच में आपको जो है मैन इन द मिडिल अटैक जो है ना, वो एक तरह से नेटवर्क इंटरसेप्शन अटैक है। मालवेयर अटैक तो मैंने बता ही दिया है कि एक सॉफ्टवेयर जो है आपका सगा बनने की कोशिश करेगा, आपके सिस्टम में घुस जाएगा, फिर आपके सिस्टम को जो है आपके डेटा को जो है वो चुरा लेगा या फिर वैसे करेगा। तो उसके एग्जाम्पल की लॉगर, स्पाईवेयर, एडवेयर, रैंसमवेयर, बैकडोर, रूट किट, वायरस, वर्म, ट्रोजन, स्केयरवेयर। अच्छा, की लॉगर की मैंने बात नहीं की, की लॉगर के भी क्वेश्चन बनते हैं। की लॉगर सॉफ्टवेयर क्या करता है? आपका ये कीबोर्ड है। अब मान लो आपका ATM, आपने जो है अमेजन पे शॉपिंग करी और फिर ATM का पिन मांगा, तो उसने आपने डाला, तो आपने डाला कि मतलब कि कुछ डाल दिया कि मान लो डाल दिया कि 2 3 4 5 2 3 4 5 आपने डाल दिया। तो की लॉगर क्या करता है? की लॉगर, नाम समझो, की जो आप बटन दबाते हो कीबोर्ड में, उनको ट्रेस कर लेता है। वो बोलता है अच्छा पहले इसने ये दबाया, पहले इसने ये दबाया, ये दबाया, ये दबाया। तो इस तरह से वो जो है आपके सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को नोट कर लेगा और फिर जो यूज़र, जो अटैकर है, उस तक पहुंचा देगा। इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड अटैक जो है, उनका एग्जांपल है ब्रूट फोर्स अटैक, डिक्शनरी अटैक, हाइब्रिड अटैक और रेनबो टेबल अटैक। क्या होते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए, अभी बस आपको समझना है कि किस तरह के होते हैं। और नॉन इलेक्ट्रॉनिक में आपके हो जाएंगे शोल्डर सर्फिंग, सोशल इंजीनियरिंग और डम्पस्टर डाइविंग, ठीक है, ये चीज़ आपको याद नहीं है। ओके, अब आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। एन INI फाइल इन विंडो 95 इज। जो INI फाइल होती है विंडो 95 में, वो क्या होती है?
प्रोग्राम फाइल होती है, मैसेज फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल होती है, या लिंक फाइल होती है। तो आप ये देख सकते हैं, ये विंडो 95 है, विंडो 95 का एग्जाम्पल है। तो जब आप फाइल सेव करते हैं तो ये कुछ इस तरह दिखाता है, .ini करके लिखा आता है। तो आपको बताना है ये क्या किस तरह की फाइल होती है, क्या ये प्रोग्राम फाइल है, मैसेज फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, या लिंक फाइल है। तो ये याद रखना है कि जो .ini जो होती है वो आपकी एक टेक्स्ट फाइल होती है, याद रहेगा। और नॉर्मल अगर विंडोज़ की बात करूँ मैं, जैसे विंडो 10 और 11 की बात करूँ, तो .doc जो हो गया, ये आपकी क्या है, टेक्स्ट फाइल है। .txt हो गया, ये क्या आपकी टेक्स्ट फाइल है। ये हमने ऑलरेडी जितने भी ये फाइल्स के बारे में था, जैसे ऑडियो फाइल्स कौन कौन सी होती हैं, वीडियो फाइल्स MP4 हो गया, ये कौन कौन सी होती है, एनिमेशन फाइल्स कौन कौन सी होती हैं, है ना, म्यूज़िक कौन सी होती है, और कंप्रेसिबल फाइल कौन कौन सी होती है, ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया है तो आप प्रीवियस वाला जो है लेक्चर जरूर देखिएगा, है ना। और अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो मैं ये मान के चलूँगा कि आपने पहला वाला लेक्चर ऑलरेडी देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, इससे आपको और थोड़ी सी जानकारी मिली होगी कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। और आई होप कि ये सेशन करते हुए आपको कॉन्फिडेंस आया होगा कि आप क्वेश्चन जो है इजीली कर सकते हैं, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते, ठीक है। बाकी ऐसे ही मैं आपके लिए ये सीरीज़ लेके आया हूँ जिसमें हम जो है वेरियस सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को लगा रहे हैं, जो PYQ हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर पहले पूछे गए हैं, जैसे पेडागॉगी का हो गया, एबिलिटी का हो गया, स्टडीज़ का हो गया, कंप्यूटर साइंस का हो गया। तो मतलब कुल मिला के पेपर 1 और पेपर 2 की बहुत ही शानदार तैयारी हम करवा रहे हैं, है ना। और आई होप कि अगर ये सेशन आपको पसंद आते हैं, ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके, ठीक है। मेरी कोशिश यही रहती है कि भाई सिंपल सी बात है, भाई देखो, जितना आप लोग इन वीडियोस को पसंद करेंगे उतना मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हाँ, किसी की तो हेल्प कर पा रहा हूँ मैं, और उसी की वजह से मैं और कोशिश करूँगा कि और वीडियोस बनाऊँ। अगर एक मोटिवेशन ही नहीं आएगी तो भाई समझ लो, हर कोई भाई मतलब कि कुछ ना कुछ तो भाई मोटिवेशन के लिए ही काम करता है ना, एक तरह से ये समझो। तो भाई जितना हो सके उतना इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, ताकि मतलब कि मज़ा आए, मतलब कि कहने का मतलब मज़ा आना चाहिए बस, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। घर पे पढ़िए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, है ना। मिलेंगे अगले वीडियो में, ओके, बाय बाय।